मुलाकात की। जी हां, रूस यूक्रेन युद्ध जारी है और इस बीच कैसे आज हुई है सबसे बड़ी मुलाकात। इसे हम सबसे बड़ी मुलाकात क्यों कह रहे हैं वो आज आपको बताऊंगी। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं ये बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको की हैं और वो आज रूस पहुंचे, रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने मुलाकात की है। पुतिन से मुलाकात के मायने क्या है, बेलारूस के राष्ट्रपति रूस क्यों पहुंचे हैं, बेलारूस की सेना रूस की मदद क्यों कर रही है, आखिर ये रिश्ता कितना पुराना है, आज ये सब आपको महाभारत में बताऊंगी। लेकिन साथ ही तस्वीरें दिखा रही हूं बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको की पुतिन के साथ मुलाकात की और इन दोनों देशों के साथ आने से युद्ध पर क्या असर पड़ेगा यह भी आज आपको महाभारत में बताने वाली हूं। आपको बताने वाली हूं कि पुतिन और लुकाशेंको की यह मुलाकात के मायने सीधे सीधे उनकी दोस्ती से जुड़े हुए हैं, इन दोनों देशों के रिश्तों से जुड़े हुए हैं, वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन शुरुआत इस वक्त कर लेती हूं सबसे बड़ी खबर के साथ। खबर यह आ रही है कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन बेलारूस पर हमला कर देता लेकिन रूस के डर से हमला नहीं किया है। बड़ी खबर युद्ध के मैदान से, जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, उस बीच बेलारूस के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम पर यानी बेलारूस पर यूक्रेन हमला कर देता लेकिन रूस के डर से हमला नहीं हुआ है। ब्रेकिंग जरा दिखाइए हाफ फ्रेम। रूस के डर से हमला नहीं किया है, यह बड़ी खबर आपको बता रही हूं। यह तस्वीरें आपके स्क्रीन पर पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति की मुलाकात की। लुकाशेंको ने बड़ा बयान दिया है, क्या यूक्रेन बेलारूस पर हमला कर देता। आपने तस्वीरें भी देखी कैसे बेलारूस की पूरा एक सैन्य बेड़ा, पूरा का पूरा एक सैन्य बेड़ा रूस की मदद के लिए आगे बढ़ रहा था। आगे भी बताऊंगी उसके बारे में, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त यह है कि रूस के डर से क्या यूक्रेन ने बेलारूस पर हमला नहीं किया है, यह इस वक्त की बड़ी खबर। मैं सबसे पहले ये देखिए तस्वीरें जरा लुकाशेंको की देखिए, मिलिट्री गन पकड़े हुए और लुकाशेंको जिन्हें तानाशाह भी कहा जाता है। आखिर कौन है लुकाशेंको, सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूं। 27 साल से बेलारूस के राष्ट्रपति हैं लुकाशेंको। जी हां, और 1994 से बेलारूस में वो काबिज हैं। सोचिए 6 बार उनका टेन्योर रहा है और ये 1994 से कैसे बेलारूस के राष्ट्रपति रहे हैं। यूरोप के आखिरी तानाशाह कहे जाते हैं, यानी कि उनके बाद शायद यूरोप में कहीं पर भी डिक्टेटर नहीं होगा, उन्हें डिक्टेटर कहा जाता है। व्लादिमीर पुतिन के बेहद करीबी दोस्त हैं। अब इससे समझिए पुतिन और लुकाशेंको के बीच का रिश्ता। व्लादिमीर पुतिन के बेहद करीबी दोस्त माने जाते हैं, सत्ता में बने रहने में पुतिन की मदद भी ले चुके हैं। ये भी खबरें जग जाहिर है कि कैसे रशिया ने लगातार लुकाशेंको की मदद की है सत्ता में बने रहने के लिए। यूएसएसआर के विघटन के खिलाफ वोट दिया था। अब इसे इस तरह से समझिए, यूएसएसआर जब अलग हुआ, अलग अलग देश बने, एकमात्र व्यक्ति था जिसने कहा यह विघटन नहीं होना चाहिए और वो थे लुकाशेंको, बेलारूस के राष्ट्रपति। यूएसएसआर के विघटन के खिलाफ उन्होंने वोट किया था। सोवियत संघ टूटने से वो नाराज थे, उन्हें लगता था कि ये जो सारे देश हैं वो सारे देश एक रहने चाहिए, इनको टूटना नहीं चाहिए। ये बताया था, जब तक मैं ग्राफिक्स से नहीं हटूंगी विकास आप उस पर रहेंगे। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं कि कैसे यूएसएसआर अलग होगा, टूटेगा, इसे लेकर वो हमेशा से उसके खिलाफ रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि कैसे रूस और बेलारूस का रिश्ता रहा है। इतने दिनों में आपने लगातार तस्वीरें भी देखी और तस्वीरें इस वक्त आज बैठक की भी आई। मैं आपको बताती हूं कि रूस और बेलारूस का यह रिश्ता किस तरह का रहा है, उस पर भी मैं जाऊंगी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर बता देती हूं और यह भी आपको बता दूं कि बेलारूस में रिपब्लिक भारत मौजूद है। जी हां, बेलारूस जहां पर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई वहां रिपब्लिक भारत मौजूद है। हमारे सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि बड़ी खबर इस वक्त क्या है। बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बताऊं, बड़ी खबर यह आ रही है कि यूक्रेन इंटेलिजेंस ने बड़ा दावा किया है। बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं कि कैसे बैठक पर बड़ी खबर आई है और दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने अपना बयान दिया है। दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने अपना बयान दिया है। पुतिन ने कहा है कि कैसे दोनों देशों के पीछे पश्चिमी देश हमेशा से रहे हैं। यह बड़ी खबर आपको बता रही, पुतिन और लुकाशेंको बैठक पर, यह बड़ी खबर। पश्चिम ने हमेशा रोकने की कोशिश की, यह बताया जा रहा है। पश्चिम ने हमेशा हमें रोकने की कोशिश की है।
बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है प्रतिबंधों से हम और करीब आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं, उन दोनों के बीच जो बैठक हुई है, यानी कि जो प्रतिबंध पश्चिम लगा रहा है, उनसे डर नहीं है इन दोनों देशों को। और लुकाशेंको कह रहे हैं कि ये दोनों प्रतिबंध, ये जो प्रतिबंध लगे हैं, इनसे ये दोनों देश साथ आएंगे। मैं इस वक्त पीयूष के पास जा रही हूं, सीधे पहले पीयूष के पास जाएंगे और उसके बाद हम दिखाएंगे कि दोनों देशों के बीच रिश्ते क्या रहे हैं। एक बार पीयूष का रुख करते हैं। पीयूष बेलारूस में मौजूद है। पीयूष, दोनों देशों ने बयान दिया, आप इस वक्त बेलारूस में है, जहां कहा जा रहा है कि बेलारूस की सेना लगातार इस युद्ध में मदद कर रही है पुतिन की और रशिया की। जरा बताइए, तस्वीरें दिखाइए, बेलारूस को हमारे दर्शकों को दिखाइए, वहां से कैसे आर्मी सेना लगातार सैन्य अभ्यास भी करती रही रशिया के साथ मिलकर। बिल्कुल बिल्कुल सुचारिता, जो आपने बात बोली और अपने इंट्रो में भी आपने कई महत्वपूर्ण बातें बोली कि 1991 के बाद जो है बेलारूस जब अलग हुआ यूएसएसआर से, उस वक्त जो है किस तरह से बेलारूस शुरुआत से रशिया के साथ रहा। अब अगर हम आज की बात करें तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज बेलारूस ने अपनी मुलाकात के दौरान ये बड़ी बात कही, जिसमें बेलारूस ने कहा कि यूक्रेन एक बड़ा हमला करने की साजिश कर रहा था बेलारूस के ऊपर। ये बात जो है बेलारूस ने अपनी मुलाकात के दौरान रशिया के प्रेसिडेंट के साथ कही। अब जो है दोनों देशों ने एक साझा बयान जारी किया है, जिसमें यह कहा गया है कि वेस्ट जो है हमेशा से ही दोनों देशों को रोकना चाहता था। अगर हम बात करें तो शुरुआत से ही 1991 के बाद से ही बेलारूस जो है वो मॉस्को के साथ, रशिया के साथ एक संबंध, एक उनका एक अच्छा रिलेशन रहा दोनों देशों के बीच में। अब बेलारूस वही जगह है जिसने पिछली बार 3 राउंड टॉक्स जो है रशिया और यूक्रेन के बीच में जो है वो बेलारूस में ही हुई। हम गोमेल की बात करें, वहां पे हुई। ब्रेस्ट एरिया है एक बेलारूस का, वहां पे हुई। मैं लगातार तस्वीरें भी आपको दिखाता जा रहा हूं। 1991 के बाद से जो है बेलारूस हमेशा से ही रशिया के साथ रहा। 2020 में जब चुनाव हुए, उस वक्त ये कहा गया कि जो यहाँ के लोग थे वो ये कहे, उन्होंने ये कहा कि चुनाव में जिस तरह से जीत लुकाशेंको की हुई है वो उनको बर्दाश्त नहीं है। उसके बाद से कई तरह के प्रोटेस्ट भी हुए थे और रशिया जो है समर्थन में भी आया था बेलारूस के, जिसमें लुकाशेंको को पीयूष हमारे साथ सीधे बेलारूस से जुड़े हुए हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति मॉस्को में है, उन्होंने पुतिन से मुलाकात की है और बेलारूस से सीधी तस्वीरें पीयूष हमें दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष आपका। मैं वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं, उससे पहले मैं दिखाती हूं दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते रहे हैं, बेलारूस और रशिया कैसे साथ आ गए हैं इस युद्ध की घड़ी में, वो मैं अपने दर्शकों को पहले दिखाती हूं। जरा हम दिखाएं कि किस तरह से बेलारूस और रूस का ये रिश्ता बहुत पुराना है और रूस का सेनापति कैसे है बेलारूस, ये मैं क्यों कह रही हूं ये बताती हूं। रूस के साथ खुलकर खड़ा रहा है बेलारूस, रूस के सेनापति की भूमिका में बेलारूस। और ये क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि बेलारूस और रूस में एक घनिष्ठ संबंध रहा है, आज का नहीं है। यूएसएसआर के बाद जब अलग अलग देश बने तब से ये रिश्ता कायम रहा है। लंबे समय से कूटनीतिक और राजनीतिक रिश्ते दोनों देशों के बीच रहे हैं। यूक्रेन रूस वार्ता का मेजबान भी बना है ये देश। और इसी के साथ साथ जो बेलारूस में बातचीत हुई उसके बारे में आप सब लोगों ने सुना। आगे चलाइए इसे जरा। यूक्रेन रूस वार्ता कैसे बेलारूस में हुई, क्रीमिया कब्जाने पर भी बेलारूस ने साथ दिया था। जब रशिया ने क्रीमिया पर हमला किया तब भी बेलारूस रशिया के साथ खड़ा रहा था। अपने क्षेत्र में परमाणु हथियार का रास्ता बेलारूस ने भी साफ किया है। उसके पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उसने रूस से परमाणु हथियार मांगे हैं और यही वजह देकर मांगे हैं कि जब युद्ध का खतरा है तो हमारे पास भी परमाणु हथियार होने चाहिए। और इसकी वजह से यह भी कहा जा रहा है कि रूस परमाणु हथियार की तैनाती क्या बेलारूस में कर सकता है। रूस के समर्थन में यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को सीधी धमकी दे चुका है। आप सोचिए, अगर कोई देश अमेरिका को धमकी दे रहा है किसी दूसरे देश के लिए, तो वो रिश्ता कैसा होगा। बेलारूस ने यह किया है, रूस के लिए किया है। रूसी सैनिकों को रास्ता भी उपलब्ध कराया है। ये बार बार ज़ेलेंस्की ने कहा हमारे देश में जो लोग घुस रहे हैं वो बेलारूस के रास्ते घुस रहे हैं, बेलारूस की सेना हमारे देश में घुस रही है। रूसी सैनिकों को यह रास्ता उपलब्ध कराया गया, चलाइए इसे आगे, रूसी सैनिकों को रास्ता उपलब्ध कराए, यह भी कहा गया। अब आप सोचिए कि ये जो रिश्ता रहा है दोनों देशों के बीच, इसी को और ज्यादा क्या युद्ध की स्थिति प्रगाढ़ करती है। क्या दोनों का एक म्यूचुअल, दोनों का एक ऐसा रिश्ता है जो एक दूसरे पर जो उनकी जरूरतें हैं उनको पूरा करने वाला रिश्ता, जो कि इसका आधार और ज्यादा मजबूत करता है। यह भी मैं आपको बता रही हूं। इसी के साथ साथ यह भी आपको बताऊं कि हमारे साथ मेजर जनरल सिवाच जुड़ गए हैं हमारे साथ स्टूडियो में और मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ गए हैं। मैं एक बार एक क्विक रिएक्शन मेजर जनरल सिवाच से लूंगी और उसके बाद अगली खबर, बड़ी खबर बताऊंगी। मेजर जनरल सिवाच, ये जो खबर आ रही है इस वक्त कि कैसे दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हुई है,
बेलारूस का क्या रोल हो सकता है इस युद्ध में, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए सर। देखो, बेलारूस का तो बहुत बड़ा रोल है। अगर आप देखें, रूस और बेलारूस जो है पहले ट्रेनिंग कर रहे थे। 1 लाख से ज्यादा जो रशियन सोल्जर थे, प्लस उनके आरटी, उनके टैंक्स, उनके एडी गन्स, सब वहां पर 1 से 2 महीने तक ट्रेनिंग की। और जब लड़ाई शुरू हुई तब जो 3 थर्स्ट लाइन से रूस यूक्रेन के अंदर बढ़ा, तो उसमें नॉर्थ से बेलारूस से ही था, जहां पर टैंक भी आए थे, बस्तरबंद गाड़ियां भी, और उसके अटैक हेप्टर भी, और ईस्ट से डोनाबस के और साउथ से क्रीमिया। तो बेलारूस तो हरदम रूस के साथ खड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं ये भी खबरें आ रही थी, हो सकता है बेलारूस भी लड़ाई में जंप मार जाए। अगर मैं आपका ध्यान ले जाऊं, जबकि 2014 में जबकि रूस ने क्रीमिया को लिया था, उस समय बेलारूस एक प्रकार से न्यूट्रल के तौर पर आया था, और इसकी जो बातचीत हुई थी रूस और यूक्रेन की, वो हुई थी बेलारूस में। मगर अब वो खुल के रूस के साथ है और रूस के साथ खड़ा हुआ है, और मुझे लगता है कि आज उसने बहुत मदद की है इस लड़ाई के अंदर। और जो नॉर्दर्न थ्रस्ट जो बेलारूस से आया है यूक्रेन में, वो काफी घातक सिद्ध हुआ है यूक्रेन में। सच्चाई यह है, क्योंकि कीव सबसे नजदीक है बेलारूस के थ्रस्ट से, तो यह सच्चाई है कि बेलारूस आज रूस की हर मदद कर रहा है। वो हथियार भी दे रहा है उसको, जितने भी दे सकता है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है बाकी जो सहूलियत है वो भी दे रहा है। जिस प्रकार से ये यूरोप को और शेरनोबिल को लेकर खबर लगाएंगे, शेरनोबिल को लेकर। जी मेजर जनरल सिवाच, जो बात आप कह रहे हैं, आपने ये बताया कि किस तरह से यूक्रेन और रशिया के बीच के रिश्ते रहे हैं, और यूक्रेन रशिया के इन रिश्तों को लेकर जो रिश्ते रहे हैं बेलारूस के साथ रशिया के, और कैसे बेलारूस ने ये सीधे सीधे दुनिया को बता दिया है कि उसके हित रशिया से जुड़े हुए हैं। मैं एक बार बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं, क्योंकि इन तस्वीरों को तो हम दिखाई रहे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन इंटेलिजेंस ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन इंटेलिजेंस का दावा है कि पुतिन रूस के राष्ट्रपति शेरनोबिल पर हमला कर सकते हैं, आतंकी हमले का सहारा ले सकते हैं, हमले को गलती की तरह दिखाया जाएगा। यह बड़ी खबर मैं बता रही हूं। यानी यूक्रेन की इंटेलिजेंस का मानना है कि एक मैन मेड कैटास्ट्रोफी, यानी शेरनोबिल पर हमला करो, उससे भारी तबाही मचेगी, लेकिन आप ये दिखाओ कि ये तो किसी मानवीय भूल की वजह से हो गई, लेकिन यूक्रेन में तबाही मच जाएगी। ये यूक्रेन की इंटेलिजेंस का दावा है। वो कह रहे हैं कि शेरनोबिल को लेकर किस तरह से पुतिन की प्लानिंग चल रही है, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। एक बार जरा दिखाती हूं आपको कि एक बार आपको यह भी दिखाती हूं कि शेरनोबिल को लेकर किस तरह की खबरें इस वक्त आ रही हैं। आपको मैं शेरनोबिल प्लांट की तस्वीरें भी दिखा रही हूं, लेकिन इसी के साथ साथ आपको यह भी बताती हूं मैं आपको यह भी बता रही हूं कि किस तरह से शेरनोबिल को लेकर जो खबरें आ रही हैं, उनमें यह कहा जा रहा है कि रूस जो है वो एक हमला कर सकता है शेरनोबिल पर। मेजर जनरल सिन्हा, मैं आपके पास जा रही हूं। मेजर जनरल सिन्हा, जरा मुझे बताइए कि शेरनोबिल को लेकर मैं आपके पास जाऊंगी मेजर जनरल सिन्हा। उससे पहले एक जो बड़ी खबर आ रही है, मैं जरा अपने दर्शकों को बता दूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिले हैं, आनंदीबेन पटेल से मिले। ये तस्वीर हमारे पास आ रही है, वो दिखा रही हूं। राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ, और उनकी ये तस्वीरें इस वक्त हमारे पास आ रही हैं, क्योंकि अब सत्ता हासिल करने के बाद शपथ ग्रहण करेंगे योगी आदित्यनाथ। और ये देखिए तस्वीरें राजभवन की, जहां पर वो पहुंचे और आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है उन्होंने, और अब शपथ ग्रहण का दिन तय होगा। शपथ ग्रहण योगी आदित्यनाथ करेंगे, यूपी की सत्ता एक बार फिर संभालेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त लखनऊ से आ रही हैं। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है, आनंदीबेन पटेल से मुलाकात के बाद सीएम योगी अब शपथ ग्रहण करेंगे। यूपी में सत्ता पर काबिज फिर से हो रहे हैं। चलिए, तो ये तस्वीरों पर मैं आई क्योंकि इन्हें दिखाना जरूरी था। एक बार फिर से बता देती हूं, शेरनोबिल प्लांट को लेकर जो खबरें चल रही हैं वो एक बार फिर से बता देती हूं। तस्वीरों पर वापस आएंगे जरा। तो मैं आपको तस्वीरें यूक्रेन की बता रही थी और दिखा रही थी, और यह भी आपको बता रही हूं कि कैसे यूक्रेन का दावा है कि शेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट, क्योंकि वहां से भारी तबाही हो सकती है, शेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर कैसे रूस हमले की तैयारी कर रहा है। अब मैं आपको बताती हूं कि खबरें क्या, उसके बाद मेजर जनरल सिन्हा आपके पास आ रही हूं। शेरनोबिल पावर प्लांट वाला ग्राफिक जरा दिखाइए। शेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन का खतरा है।
अब खतरे में चेर्नोबिल है, लेकिन कैसे इससे दुनिया हिल जाएगी, ये दबाव सिर्फ यूक्रेन पर नहीं है, पूरी दुनिया के अलग अलग देशों पर भी है, क्योंकि कूलिंग सिस्टम के लिए ईंधन की जरूरत है। मैंने पढ़ा नहीं है, आपने उसे आगे बढ़ा दिया है। क्लियर प्लांट का यूक्रेन के पावर ग्रिड से संपर्क टूटा है। रिजर्व डीजल जनरेटर से सिर्फ 48 घंटे बिजली मिल सकती है। जो अभी रिजर्व जो वहां पर है उनसे सिर्फ 48 घंटे बिजली चलेगी। उसके बाद अगर यह बंद हो जाएगा तो कूलिंग सिस्टम के लिए बिजली नहीं होगी। वो कूलिंग प्लांट्स जो कि चेर्नोबिल प्लांट को ठंडा रखते हैं, उसे कूल रखते हैं, और ये एक न्यूक्लियर प्लांट है। कूलिंग बंद होने पर रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि रेडिएशन इसमें से निकलेगा। बिजली सप्लाई जोड़ने की कोशिश जारी है। यह खतरा पहले ही चेर्नोबिल पर बना हुआ है, यह भी आपको बता रही हूं। लेकिन इस खतरे के बीच सोचिए, अगर वहां पर कूलिंग प्लांट्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि वहां बिजली खत्म हो जाएगी। बिजली कहां से आ रही है? बिजली रूस से भी आ रही है, और जो रूस यूक्रेन के अपने पावर प्लांट्स हैं उन्हें कैसे पहले ही रशिया ने ध्वस्त कर दिया है। तो यूक्रेन मजबूर हो जाएगा कि उसे इसकी बिजली के लिए या तो वो रशिया के पास जाए, फिर वो किस आश्रय रहेगा। मेजर जनरल सिन्हा, मैं आपके पास आ रही हूं, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए, क्योंकि यूक्रेन इंटेलिजेंस ये भी कह रही है कि चेर्नोबिल पावर प्लांट के जरिए अब यूक्रेन पर दबाव बनेगा। मेजर जनरल सिन्हा। देखिए सुचारिता, आपके दर्शकों को यह बता दूं कि ये जो खबरें हैं ये पहले भी आई थी, ये लड़ाई के 2 दिन पहले, और मेन थ्रस्ट जो आया है वो चेर्नोबिल से ही होकर आया है। अब चेर्नोबिल को आप बताएं, देखिए आपको पता ही है चेर्नोबिल का जो बड़ा हादसा हुआ था 1986 में, तो बहुत त्रासदी हुई थी। ये तो है ही है, पूरी दुनिया जानती है त्रासदी हुई, मगर सच्चाई क्या है? यदि वहाँ पर रशिया जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की बार बार बात करता है, जिसको IAEA जो कि इंटरनेशनल संस्था बार बार उसको कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो तो यूक्रेन ये तक कहता रहा तीसरे दिन कि यहाँ पर रेडिएशन की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आप बताइए, मेजर फोर्सेस जो थ्रस्ट आई हैं, यदि किसी को अफेक्ट करेगी तो सबसे पहले तो रशियन सोल्जर्स को करेगी या उनके लोगों को करेगी, क्योंकि वहाँ से तो जो भी हैं यदि निकल गए हैं लोग। और आपको ये भी बता दें कि देखिए वहाँ जो है ये चेर्नोबिल प्लांट है वो एक्सक्लूसिव जोन है, तो उसमें हमला करने की क्या है? रशिया का पूरा कब्जा भी है। कब्जा के अलावा नहीं, उसमें यूक्रेनियन सोल्जर्स भी हैं जो कि ज्वाइंट पेट्रोलिंग करके उसको देख रेख करते हैं। वहाँ के जो कूलिंग प्लांट में भी यूक्रेनियन अभी भी शामिल हैं। तो देखिए इन चीज़ों को मिस इन्फॉर्मेशन, दुनिया को डराना, और देखिए ये नॉविस तरीके से बताते हैं। जो फ्रेजिया के ऊपर भी ये कह दिया कि उन्होंने अटैक किया, वहाँ से भी लीक हो रही है। IAEA ने पूरी तरह से इसको खारिज किया है। अब तो दोनों मिल करके, क्योंकि दोनों, इसमें 3 देश शामिल हैं, तीनों, जिसमें यूक्रेन भी है, रशिया भी है, और जो इंटरनेशनल बॉडी है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ये है एसोसिएशन, वो लोग मिलकर के इसको देख रहे हैं। तो ये हमें इस चीजों के ऊपर में जरूर आपके माध्यम से लोगों को पता लगना चाहिए कि क्या खतरा है, क्या हो सकता है और क्या सच्चाई है। जी, उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दूं कि ब्रिटेन क्या दावा कर रहा है। ब्रिटेन का रूस को लेकर दावा है, बड़ी खबर मुझे सुनाई। ब्रिटेन का रूस को लेकर बड़ा दावा है, यह भी मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं कि कैसे रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है रूस। अब यह खबर आ रही है, यानी कि केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है रूस, यह ब्रिटेन ने दावा किया है। ब्रिटेन आरोप लगा रहा है कि जिस तरह के केमिकल वेपनरी की बात जेलेंस्की से कही जा रही है, वही आरोप अब ब्रिटेन रूस पे लगा रहा है कि रूस केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है, केमिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल कर सकता है, यानी रासायनिक हमला कर सकता है यूक्रेन पर। आपको याद होगा कि कैसे यही आरोप जेलेंस्की पर लगाया था, यही आरोप जेलेंस्की पर लगाया था, लेकिन अब यह आरोप उल्टा ब्रिटेन रूस पर लगा रहा है कि रूस कर सकता है यूक्रेन पर केमिकल अटैक। अब ये केमिकल अटैक क्या होता है, ये रासायनिक हमला क्या होता है, पहले आपको मैं ये समझाती हूं कि रासायनिक हमला क्या है। ये ग्राफिक बाद में चलाना है। रासायनिक हमला क्या है, पहले अपने दर्शकों को मुझे यह बताना है। केमिकल हमला होता क्या है? जब आप केमिकल हमला करते हैं तो कैसे आप कुछ क्षणों में वहां की आबादी को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। यह भी एक बड़ा, ये युद्ध का एक बड़ा हथियार हो सकता है। बेहद जहरीले केमिकल से बने होते हैं जो केमिकल हथियार हैं, जान माल का भारी नुकसान करते हैं, यानी
फैलने की रफ्तार बेहद तेज होती है। अगर आपने केमिकल वॉरफेयर शुरू कर दिया, यानी कि आपने हवा में ऐसा जहर घोल दिया कि लोग जो सांस लेंगे वो जहरीली सांसें होंगी। चंद मिनटों में हजारों जानें जा सकती हैं। यह केमिकल हमला होता है, केमिकल वॉरफेयर होता है। दुनिया खत्म करने की क्षमता होती है। यह भी मैं आपको बता रही हूं। पर्यावरण भी कैसे पूरी तरह से तबाह हो जाता है, शरीर को बुरा नुकसान पहुंचता है इस केमिकल हमले में। दम घुटना, सांस लेने में दिक्कत होती है, यह भी आपको बता रही हूं। घुट घुट कर मर सकता है इंसान जब यह केमिकल हमला होता है। कई बार इंसान इसमें अंधा हो जाता है, आपका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। अब यही आरोप लगा रहा है, इसको इस पर रखिए। कई बार इंसान अंधा हो जाता है, आप पूरी तरह से आपका नर्वस सिस्टम बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है। और यही आरोप अब ब्रिटेन लगा रहा है कि यह रासायनिक हमला यानी केमिकल हमला कर सकता है। उसी ग्राफिक पर रहिए जरा। रासायनिक हमला कर सकता है रूस अब यूक्रेन पर। अब सोचिए कि ये उल्टा हो रहा है। एक तरफ जेलेंस्की पर आरोप लग रहा है और जेलेंस्की अपनी तरफ से सफाई देते फिर रहे हैं कि भाई हम ये हमला नहीं कर रहे हैं। मैं एक बार मेजर जनरल, इस पर मैं बाद में आऊंगी, विकास में बाद में आऊंगी। मेजर जनरल से बात जरा बताइए पहले कि जो आरोप लग रहे हैं ये केमिकल वॉरफेयर, क्या देश की जो सेनाएं होती है, मिलिट्री होती है, या फिर मैं कहूं कोई भी देश केमिकल वॉरफेयर पर काम करता है क्या ये एक हथियार हो सकता है? देखो, इसमें कोई शक नहीं सुतरी का, ये तो है, क्योंकि जो भी आर्मीज हैं उन्होंने वेल प्रिपेयर्ड हैं न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वारफेयर के अगेंस्ट। और जिस प्रकार से दावे लग रहे हैं दोनों तरफ से, जेलेंस्की ने लगाया कि अभी रूस ये की तरफ से जो आया है कि कहीं रूस इस्तेमाल कर सकता है ये केमिकल वेपन, और इसी प्रकार से कहीं ना कहीं यूक्रेन के ऊपर भी ये दावा किया गया था। तो सच्चाई ये है, ये केमिकल हथियार जो हैं ये इट इज अ चीप न्यूक्लियर वेपन। इसका मतलब एक तो ये बड़ी जल्दी से बनाए जा सकते हैं और ये कोलेटरल डैमेज नहीं करते, ये बिल्डिंग को नहीं उड़ाते। इसके अंदर जो लिविंग ह्यूमन बीइंग है या जो एनिमल्स हैं उनको मार दिया जाता है। मगर इसकी दो चार बातें हैं। एक तो ये डिपेंड करता है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है, हवा के जाने का तरीका कहां है। तो ये नहीं है कि ये यूक्रेन में रहेगा, इसकी जो इंपैक्ट वो बाहर भी जा सकता है, वो रूस में भी जा सकता है। मेरा मतलब ये है, ये दावे दोनों तरफ से होंगे और ये केमिकल वेपन हो सकते हैं। देखिए ये आपने बड़ी बात कही है कि अगर इस तरह का कोई हमला होता है तो इसका इंपैक्ट रूस पर भी हो सकता है, यानी रूस को भी सोचना होगा। अगर रूस इस तरह का कोई हमला करने का सोचता है तो उसका असर रूस पर भी हो सकता है। दोनों देशों के बॉर्डर पास है। लेकिन अगर कोई देश की कोई ऐसी जगह है जो मध्य में पड़ती है, वहां पर अगर ये हमला किया जाए तो भी क्या रूस पर हमला असर हो सकता है? मैं उस पर भी आऊंगी। एक बार दिखा देते हैं कि इस खबर को लेकर बातें क्या कही जा रही हैं, इस रासायनिक हमले को लेकर क्या बातें कही जा रही है। जरा वो बता देते हैं, क्या कह रहे हैं पुतिन और क्या कह रहे हैं जेलेंस्की, वो जरा बताते हैं। क्योंकि पुतिन का ये कहना है कि इस पूरे हमले में यूक्रेन में रासायनिक हथियार बन रहे हैं। अब पुतिन कह रहे हैं कि रासायनिक हथियार जेलेंस्की उनकी सरकार बना रही है, यूक्रेन बना रहा है। वहीं जेलेंस्की क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमने नहीं बनाए किसी भी तरह के कोई रासायनिक हथियार, हमने नहीं बनाए हैं। पुतिन का कहना है कि अमेरिका कर रहा है यूक्रेन की मदद, यानी यूक्रेन ये अकेले तो कर नहीं सकता है। अगर वो केमिकल वॉरफेयर का सहारा ले रहा है तो अमेरिका इसमें उसकी मदद कर रहा है, ये पुतिन का आरोप है। लेकिन जेलेंस्की क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जब अगर होगा तो एक सामूहिक विनाश होगा। ऐसा कोई भी हथियार हमारे पास नहीं है, क्योंकि इस सामूहिक हथियार पर, विनाश वाले हथियार पर हम काम कर नहीं रहे हैं, इसमें हमारी भी हानि है। पुतिन क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जेलेंस्की की योजना खतरनाक है। जो कुछ जेलेंस्की सोच रहे हैं वो बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि जेलेंस्की ने ऐसा किया है। जेलेंस्की ने अपनी जिद के चलते पूरे देश को युद्ध में झोंक दिया, ये पुतिन का कहना है। वहीं जेलेंस्की कह रहे हैं कि मैं सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं हूं, मैं 2 बच्चों का पिता भी हूं, और 2 बच्चों का पिता होने के चलते इस तरह की भयावह सोच मेरी नहीं हो सकती है कि मैं कहीं केमिकल वॉरफेयर कर दूं, रासायनिक हमला कर दूं और बर्बादी की तरफ पूरी दुनिया को ले जाऊं। पुतिन क्या कह रहे हैं? केमिकल वेपन के यूएस के आरोप गलत है, यह भी कहा जा रहा है। यानी कि अमेरिका जो हम पर आरोप लगा रहा है कि हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रिटेन आरोप लगा रहा है, वो आरोप हम पर गलत है। जेलेंस्की कह रहे हैं आपने हमारे लिए क्या तैयार किया है, क्योंकि आपने हमारे देश में बर्बादी फैलाने के लिए कई योजनाएं तैयार की हैं, उन्हीं में से एक केमिकल वॉरफेयर है। पुतिन का कहना है कि रूस पर जो भी आरोप अमेरिका लगा रहा है या फिर यूक्रेन लगा रहा है वो यूएस प्रायोजित है, यूएस ने प्रायोजित किए हैं। जेलेंस्की कह रहे हैं रूस ने ऐसा किया तो गंभीर प्रतिबंध होंगे, यानी नाटो तो आ नहीं रहा उनकी मदद करने, अमेरिका भी किस तरह से बातों के जरिए मदद कर रहा है। लेकिन जेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर पुतिन ने केमिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल किया तो और कड़े प्रतिबंध होंगे। मेजर जनरल सिन्हा, क्या ये प्रतिबंध बहुत होंगे रोकने के लिए? अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि प्रतिबंध लगा दे
तो क्या ये रोक सकते हैं रूस को, पुतिन को? देखिए, जो प्रतिबंध है उसका असर तो आप देख ही ली 16 दिन के अंदर क्या हुआ है। एवरी डे $38 बिलियन से रशिया का मुनाफा हो रहा है। उसके अलावा वो पूरा प्रूव कर देंगे कि इन प्रतिबंधों से कुछ नहीं होने वाला और रशिया और इंडिपेंडेंट होकर निखरेगा। और देखिए, और पुतिन यही कह रहे हैं कि हम एवरी डे बिकमिंग स्ट्रांग। तो और उसमें तथ्य भी हैं, ये लोग मानेंगे नहीं क्योंकि वेस्टर्न साइड से ये नैरेटिव चलाएगा कि पुतिन ने खत्म कर दिया। खत्म तो खत्म हुई होगा, तीसरे दिन के युद्ध के बाद ही लोग बोल रहे थे। देखिए, पुतिन का जो प्लान्स हैं वो एब्सोल्युटली बिफोर टाइम्स चल रहे हैं। डीमिलिटराइजेशन का हिस्सा चल पड़ा है। 512 लोग मारे गए हैं अभी सिविलियन। और ये नहीं पुतिन साहब नहीं कहते, यूएन कहता है। यूएन ये कहता है, आज कहा है अबाउट, उसने यूक्रेन को बताया कि आप WHO का कहना है डिस्ट्रॉय ऑल डेडली पैथोजन। क्या मतलब है कि आप वो उसको जेलेंस्की को कह रहे हैं जितने भी डेडली पैथोजन हैं वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर के, उसको डिस्ट्रॉय कीजिए, इंश्योर कीजिए। ये चीज हमने चाइना को नहीं कह पाए, मगर कम से कम हिम्मत हुई। और ये सारे के सारे 10 लैब हैं, 10 लैब अमेरिका ने, और इसमें चाइना का भी हाथ रहा है। और ये जो लैब हैं उनके पैसे से, और आपको पता है जिस तरह से वुहान में इन्होंने बनाया था, वहां भी अमेरिका ने पैसा लगाया था। और कौन हुआ उनका ये सबसे बड़ा जो उनके एडवाइजर्स हैं। बड़ी खबर सर बता देती हूँ मैं, बड़ी खबर एक बार बता दूं और उसके बाद मैं वापस आ रही हूँ क्योंकि कुछ तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं किस तरह से रूस और यूक्रेन के आमने सामने की लड़ाई में। उस तस्वीर पर आऊंगी, लेकिन पहले आपको बड़ी खबर बता दूं कि रूस ने यूएनएससी की बैठक बुलाई है। अब सोचिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक रूस बुला रहा है। जैविक हथियारों के इस्तेमाल पर यह बैठक बुलाई है। यूक्रेन और रूस एक दूसरे पर लगा रहे हैं आरोप। अब रूस कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस पर लेकर बैठक हो। इस बैठक में तय होगा कि किस तरह, क्योंकि रूस को क्या अपने ऊपर हमले का भी खतरा सता रहा है, या फिर रूस इस बात को साफ कर देना चाहता है कि अगर उसकी छवि धूमिल की जा रही है ये कहकर कि वो केमिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहा है या फिर वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। रूस ने बुलाई है यूएनएससी की बैठक, ये खबर मैं आपको बता रही हूं। इसका मतलब क्या है, एक बार मेजर जनरल सिवाज बहुत जल्दी से बताइए, उसके बाद मैं अपने दर्शकों को बताऊंगी कि कैसे इस युद्ध की स्थिति में अमेरिका की चांदी हो रही है। एक बार जरा मेजर जनरल सिवाज जरा बताइए। देखो, मैं एक बात बताऊं सुचित्रा, इसमें कोई शक नहीं कि यहां पर बायोलॉजिकल लैब काफी थी यूक्रेन में जो अमेरिका चला रहा था और उसका पता लग गया है और ये तो सच्चाई है। और इसके कारण शायद यूक्रेन भी बैकफुट पे है और अमेरिका भी। मगर जो आपने बात बताई, ये लड़ाई में फायदा तो एक ही देश का है, वो तो अमेरिका और चीन है। अमेरिका देख रहा है कि इतना फायदा कि ये ऑयल और गैस जो रूस देता था यूरोप को आज बंद हो गई है, अब वो देगा अमेरिका को मार्केट मिल गई है। इसी प्रकार से चीन है, चीन जो है अब ये सस्ते दाम पे खरीदेगा रूस से जो गैस और ऑयल, और कहीं ना कहीं चीन को भी बहुत फायदा है। तो मुझे लगता है इस लड़ाई के अंदर यूक्रेन तो बिल्कुल तबाह हो जाएगा और कहीं ना कहीं रशिया को भी बहुत हर्ट होगी। रशिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी तो है नहीं, इटली से भी छोटी है। ऐसे में मैं ये कहूंगा सुचित्रा कि ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई का अंत जो भी होगा बहुत भयानक रूप से। मैं एक बार तस्वीरें पहले दिखाऊंगी विकास, जरा हम एक बार पहले तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से कुछ ड्रोन जो शॉट्स आए और वो दिखाते हैं कि कैसे ये हमले हो रहे हैं अभी भी यूक्रेन में। वो तस्वीरें जरा एक बार दिखा देते हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये तस्वीरें देखिए जो यूक्रेन से आ रही है और वहां पर दिखाती है कि कैसे जो तबाही मची है। ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई और देखिए कैसे वहां पर तबाही मची है, उसकी तस्वीरें देख लीजिए। एक के बाद एक बम गिरते जा रहे हैं और वहां पर तबाही होती जा रही है। ऊपर से ली गई तस्वीरें, और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे वहां पर तबाही मची हुई है। देखिए जरा, ये देखिए, एक बम फटता है और उसके बाद दूसरा फटता है और फिर एक के बाद एक लगातार वहां पर बम फट रहे हैं। ये तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, ये देखिए। ये तस्वीरें तो मैं आपको दिखा ही रही हूं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। इसी के साथ साथ जो आमने सामने की लड़ाई की तस्वीरें आई हैं, जरा वो भी दिखाते हैं। कैसे यूक्रेन में आमने सामने की लड़ाई हो रही है, वो तस्वीरें भी हमारे पास आ रही हैं। और ये तस्वीरें देखिए, यूक्रेन ने जो रॉकेट दागे हैं उनकी तस्वीरें आप देखिए। यूक्रेन रॉकेट दाग रहा है, रशिया की तरफ रॉकेट दाग रहा है और उसकी तस्वीरें आ रही है। ये देखिए, यूक्रेन की जमीन से, यूक्रेन की धरती से रॉकेट दागे गए हैं रशिया की तरफ।
और वहां पर एक के बाद एक, देखिए ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, आप सिर्फ गिनते रहिए। और रॉकेट दागता जा रहा है यूक्रेन, ये रशिया पर हमला कर रहा है। वहीं रशिया से जो पलटवार हो रहा है उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। ये एक तस्वीर है, ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए जो रशिया बम्बार्डमेंट कर रहा है यूक्रेन में, उसकी तस्वीरें देखिए, धुएं का गुबार नजर आएगा आपको। ये रशिया की तरफ से जो बम्बार्डमेंट हो रही है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रही है। दोनों तस्वीरें को देखिए, एक तरफ यूक्रेन रॉकेट दाग रहा है रशिया की ओर, दूसरी तरफ रशिया बम बरसा रहा है। ये युद्ध की तस्वीर है, ये युद्ध के हालात है, वहां किस तरह से तबाही मची हुई है, हंगामा मचा हुआ है, उसकी तस्वीरें जरा देख लीजिए। ये तस्वीरें आ रही है और इसी के साथ साथ जब युद्ध हो रहा है तो इसमें रशिया में भी नुकसान है, यूक्रेन में भी नुकसान है, लेकिन फायदा किसका हो रहा है ये आपको अब बताती हूं। मेरे दर्शकों को मैं अब बताती हूं कि फायदा किसका हो रहा है, क्योंकि दुनिया में तो लड़ाई है लेकिन कमाई इसमें अमेरिका की हो रही है। महत्वपूर्ण बात यह है, लड़ाई में अमेरिका कैसे पैसे बना रहा है, कैसे कमाई कर रहा है, वो आपको बता रही हूं। महायुद्ध में कैसे यूएस की दुकान चल पड़ी है, उसका काम चल पड़ा है। अमेरिका को हथियार के किस तरह से ऑर्डर मिल रहे हैं, अमेरिका को हथियारों के खरीदार मिल रहे हैं। 45 करोड़ यूरो के हथियार खरीदेगा यूरोपियन यूनियन। जब युद्ध के हालात बनते हैं तो हर देश में डर बैठ जाता है कि युद्ध हो सकता है, हमें भी हथियार चाहिए होंगे, और हथियार उद्योग में अमेरिका सबसे आगे है। यानी अलग अलग देश अगर हथियार अपनी खपत बढ़ाना चाहते हैं तो किसके पास जा रहे हैं, वो अमेरिका के पास जा रहे हैं। दुनिया में बढ़ रहा है रक्षा खर्च, यानी कि जो डिफेंस पर देश अपने खर्च कर रहे हैं वो बढ़ गया है, क्योंकि यूक्रेन रूस के बीच जो हुआ उसे देखकर हर देश को लग रहा है कि हमारे साथ भी अगर हुआ तो हमारे पास हथियार होने चाहिए। युद्ध के माहौल में हर देश हथियार खरीदने में लगा हुआ है और इससे चांदी हो रही है अमेरिका की। यूएस की जो कंपनियां हैं रेथियान, वो स्टिंगर मिसाइल बनाती है, ये आपको मैं बता रही हूं। वहीं लॉकहीड मार्टिन वो एंटी टैंक मिसाइल्स बनाती हैं। ये दो ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें हथियारों के ऑर्डर पिछले दिनों में मिले हैं। अब ये समझिए, लॉकहीड मार्टिन के शेयर 16% उछले हैं। क्यों उछले हैं? क्योंकि युद्ध के हालात हो रहे हैं और ऐसे में इन कंपनियों के पास हथियार बनाने के ऑर्डर आ रहे हैं। रेथियान के शेयर्स में 3% का उछाल हुआ है। यानी अमेरिका में कैसे हथियारों के ऑर्डर, अलग अलग देश अपनी डिफेंस पर खर्चा बढ़ा रहे हैं और हथियार किससे ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। अब इसी पर मेजर जनरल सिन्हा, मैं एक बार आपके पास आऊंगी, जरा मुझे बता दीजिए, युद्ध में नुकसान बहुतों का है लेकिन चांदी अमेरिका की हो रही। एब्सोल्युटली, देखिए जो आपने बताया सुचारिता, देखिए इसमें जो कहता है रशिया करता है आर्थिक परमाणु का, या इस तरह की चीजें बात करता है कि आर्थिक परमाणु का जंग चल रहा है और वो चाहता है ये फर्स्ट 3 डेज में 30% इनके शेयर्स के 9 जो इनके डिफेंस मैन्युफैक्चरर उनके बड़े थे। ये सच्चाई है और जो भी आ रहा है आईएमएफ से या जो यूरोपियन यूनियन पैसा दे रहा है वो लोग हथियार खरीदने में लगाएंगे। ये तो सच्चाई है कि अमेरिका इन चीजों को करता है। और जिस तरह से अफगानिस्तान में $80 बिलियन का सामान, हाई एंड हम्पी, आप कोबरा जो ये है उसके अपाची के छोड़ के जब गया था तो उसकी मंशा भी यही थी। मंशा यही थी कि इन जगहों को, देखिए ये चीजें अमेरिका करता रहा है, अभी तक वो इसमें कामयाब रहा है, मगर आप नुफा नुकसान आज और कल में देखेंगी तो ये चीज नहीं होगा। यही है रीअलाइनमेंट। मेरे इसी से जुड़ा हुआ मैं एक बार बता देती हूँ कैसे चीन के लिए भी हम अपना खुद बनाएंगे। चीन के लिए भी एक प्रॉफिट का सौदा है सर, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, चीन के लिए भी एक प्रॉफिट का सौदा है। वो कैसे है, जरा वो अगर ग्राफिक हम दिखा दें एक बार, कि कैसे अमेरिका के साथ साथ यूक्रेन रूस जंग में चीन को फायदा हो रहा है, क्योंकि युद्ध में बर्बादी हो रही है लेकिन चीन की चांदी हो रही है। रूस युद्ध कर रहा है, चीन पर बढ़ रहा है रूस की निर्भरता, डिपेंडेंसी। एग्जैक्टली सर, मैं आपके पास आ रही हूं मेरे जनरल से बात। अमेरिकी प्रतिबंधों में रूस दिक्कत में तो है क्योंकि उसको हथियारों के लिए जो रॉ मटेरियल मिलता है वो अमेरिका नहीं दे रहा है और देशों ने प्रतिबंध लगाया है। कच्चे माल के लिए समस्या हो रही है, लेकिन ये कच्चा माल अब कहां से मिलेगा, ये
ये चीन से मिलेगा। कच्चे माल के लिए चीन पर इसीलिए निर्भरता बढ़ गई है। चीन अगर ये सप्लाई करेगा तो उसके लिए भी औद्योगिक दृष्टि से उसका मुनाफा है, उसकी चांदी है। इसे इस तरह से समझिए कि एक दो देशों में युद्ध हो रहा है, लेकिन दो देश ऐसे हैं जो उससे मुनाफा कमा रहे हैं। खाड़ी देशों को हथियार बेचेगा चीन, ये भी खबर आ रही है, क्योंकि खाड़ी देश भी अपना डिफेंस में खर्चा बढ़ा रहे हैं। चीन को यूएई से हाल ही में एक बड़ा ऑर्डर मिला है, यह खबर भी मैं बता रही हूं। अब मेजर जनरल सिवाच, जरा मुझे बताइए, दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है, अमेरिका चीन उसमें अपना मुनाफा देख रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं। मैं तो ये पहले बता रहा था कि दो देश हैं जिनको लड़ाई से बहुत फायदा होने वाला। एक तो अमेरिका, आपने बहुत अच्छा बताया, एक तो आर्मामेंट इंडस्ट्री, जिस प्रकार से ऑर्डर आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड से, उनसे उनके तो इसलिए लोकल हार्टेड वगैरह जितनी भी कंपनियां हैं वो बहुत ज्यादा फूली फलेंगी। दूसरा, मैं ऑयल के बारे में बात कर रहा था तरीका कि ऑयल जो देता था, गैस जो आज रूस देता था यूरोप को, कहीं ना कहीं अमेरिका ट्राई कर रहा है उस मार्केट को लेने की। और जो चीन की बात बताई आपने, बहुत अच्छी बताई। चीन जो एक ऐसा देश है, इस लड़ाई का फायदा उठाएगा। रूस जो ऑयल और गैस नहीं बेच पाएगा यूरोप में, सस्ते दामों में चीन उसको खरीदेगा। और मुझे लगता है आने वाले समय में जो रूस की डिपेंडेंसी चीन के ऊपर बढ़ जाएगी, उसी से ट्रेड करेगा, क्योंकि सैंक्शन बहुत लग गई हैं। ये सैंक्शन का इंपैक्ट इतनी जल्दी नहीं होगा, पर लॉन्ग रन में होगा। उसको नलीफाई करने के लिए जो रूस है वो चीन पे डिपेंडेंट होगा, और चीन जो है एक बिग ब्रदर के रूप में आएगा, और जो रशिया है वो एक की डिपेंडेंसी के कारण छोटा बनेगा। और मुझे लगता है सबसे नुकसान क्या होगा कि ये जिस प्रकार से डिपेंडेंसी बढ़ेगी तो रूस जो है उसकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान। बिल्कुल, मैं बड़ी खबर बता रही हूं मेजर जनरल सिवाच। इस बीच के जंग के बीच जेलेंस्की का नया वीडियो आया है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का नया वीडियो सामने आया है, और वीडियो में वो कह रहे हैं कि हम जीत के रास्ते पर हैं। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताऊं, जेलेंस्की रूस के खिलाफ जीतेंगे कह रहे हैं। जेलेंस्की कह रहे हैं कि एक एक इंच जमीन बचाएंगे। जेलेंस्की का ये बड़ा दावा, वो कह रहे हैं कि हम जीत के रास्ते पर हैं। अब ये उनका कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, या फिर स्थितियां क्या वाकई युद्ध के मैदान में बदल रही है? बड़ी खबर बता रही हूं, जेलेंस्की का नया वीडियो आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम जीत के रास्ते पर हैं। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं। लेकिन क्या वाकई यूक्रेन में जीत मिल रही है यूक्रेन को? जरा एक तस्वीरें दिखा देते हैं पहले, जो सीसीटीवी तस्वीरें हमारे पास आई है, जरा वो दिखाइए। सीसीटीवी तस्वीरें जरा दिखाइए, किस तरह से यूक्रेन में जो बम्बार्डमेंट हो रहा है उसकी तस्वीरें आ रही है, और एक एक करके मैं शहर की तस्वीरें दिखाऊंगी आपको। ये देखिए जरा, ये टाइमर के साथ है, वहां पर सुबह के 5:56, और ये देखिए इसमें भी समय आ रहा है 5:36, यानी एक साथ कैसे अलग अलग शहरों में धुएं का गुबार और बम्बार्डमेंट, गोलाबारी हो रही है, ये दिखती है। ये सीसीटीवी फुटेज है, और दूर से ही सीसीटीवी देखिए, जो धुएं का गुबार है, जो आग का, गोले बारूद का गुबार है, उसे कैप्चर कर रहा है। और ये हो रहा है इस वक्त यूक्रेन में जहां ये हो रहा है, तो ऐसे में क्या जेलेंस्की का ये दावा सही है कि वो इस जंग को जीत रहे हैं? तीन तस्वीरें देखिए आप, तीन तस्वीरें जहां पर मारियोपोल की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, निप्रो की दिखा रही हूं, लुत्स्क की दिखा रही हूं। इन तीन शहरों में गोला बारूद का आलम क्या है, ये तस्वीरें देखिए। ये इस वक्त यूक्रेन में हो रहा है, और उसके बाद क्या ये कहना सही होगा, मेजर जनरल सिन्हा, क्या ये कहना सही होगा कि इस जंग में जीत की ओर बढ़ रहा है यूक्रेन? हाँ, वो तो जीत ही गया, लड़ाई तो जीत ही गया, तीसरे दिन के बाद ही जीत चुका है। देखिए, सुचारिता, ये नैरेटिव्स, ये चीजें हमें थोड़ा सा मैं आपको तो कंट्रोल करनी है, आपको बताना है जो चीजें आ रही हैं। देखिए, हमें सच्चाई से यदि इसकी विश्लेषण करें, हम भी रोफिया में आएंगे तो नहीं हो पाता है। आज के दिन में वस्तु स्थिति है, पूरा कंट्रोल है, एब्सोल्यूटली रिट्रीब्यूशंस अपने समय में है, इसलिए कोई ज्यादा जान माल की क्षति नहीं है। 300 ही बिल्डिंग गिराए गए हैं, एग्जैक्टली करेक्ट है वो। ये सेम ये आप इसको रिपीट करते हैं बार बार। तो वहां पर 512 लोग ही मारे गए हैं, मैं नहीं कहता, ये कह रहे हैं, यूएन का रिपोर्ट है। और बात जो चीज है वो कब्जा नहीं करने आए। जेलेंस्की कल क्यों कह रहे थे, क्यों अमेरिकन टीवी को कह दिया कि ठीक है हम न्यूट्रल रहेंगे, हम डनबास भी दे देंगे, हम मान लेंगे क्रीमिया भी है। तो क्या बात है, अपना खुद पूरा विनाश करके ही करेंगे तो है, क्योंकि इनकी जो रूस जो चाहता है उसको समय लगे, उसका जियो स्ट्रेटजिक गेम वो तो अभी शुरू नहीं हुआ है। सेकंड फेज दो मिलिट्री ऑपरेशंस का जो अभी चल रहा है, कहां है वो 60,000 जो आने थे, जो कह रहे थे ना कि हमारे जो आ रहे हैं फाइटर्स। मैं एक बार बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं मेजर जनरल सिल्वा, क्योंकि तस्वीरें यूक्रेन से जो आ रही हैं उन पर तो हम बने हुए हैं, लेकिन इस बीच जो नई तस्वीरें वो
अपने दर्शकों को दिखाएं खार्किव के सोल्टोवका में कैसे बमबारी हुई है, उसकी तस्वीरें आ रही हैं। खार्किव के सोल्टोवका में कैसे बमबारी हुई है उसकी तस्वीरें देख लीजिए। रूस के हमले की ये नई तस्वीर है। यहां पर कैसे रूसी सेना ने हमला किया है और इस सब के बीच आप सोचिए कि ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि वो जंग जीत रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। ये तस्वीरें इस वक्त खार्किव की मैं आपको दिखा रही हूं, खार्किव की दिखा रही हूं जहां पर रूसी हमला हुआ है। ये खबर आपको दिखा रही हूँ खार्किव से। सर मैं आऊंगी आपके पास एक बार। इस बीच एक और खबर आ रही है, वो बता दूं, वो बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है वो बता दूं। और बेलारूस से भी होगा मिसाइल हमला, ये कहा जा रहा है। बेलारूस ने हमले की अनुमति दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ, मिसाइल हमले की अनुमति दी है बेलारूस ने। बेलारूस से भी मिसाइल हमला होगा। अब आप सोच लीजिए ये इस वक्त युद्ध की स्थिति को कैसे बदल सकता है। बेलारूस ने हमले की अनुमति दे दी है, यानी अब रशिया की तरफ से तो हमला हो ही रहा है, बेलारूस की तरफ से भी मिसाइल हमला होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये भी आपको बताया कि बेलारूस की तरफ से कैसे पहले टैंकर मूवमेंट हुआ था। और ये इस वक्त की बड़ी खबर इसलिए भी क्योंकि बेलारूस से अगर मिसाइल हमला होगा तो यूक्रेन कैसे घिर जाएगा। एक तरफ रशिया है, दूसरी तरफ उसके बेलारूस है, और कैसे उत्तर में बेलारूस होने की वजह से वहां से अगर मिसाइल हमले शुरू होंगे तो सीधे सीधे कीव पर हमला और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसको भी समझिए। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, यही वाली खबर जरा दिखाइए। बड़ी खबर यह है कि बेलारूस ने कह दिया है कि वो भी मिसाइल हमला करेगा अब यूक्रेन पर। बड़ी खबर वही दिखाइए, इस खबर पर बाद में आएंगे। बेलारूस हमला करेगा, इस बड़ी खबर, इससे कैसे युद्ध की स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। आप सोचिए बेलारूस अगर हमला करता है, फुल फ्रेम ब्रेकिंग मारिए जरा। बेलारूस हमला करेगा, इस पूरे मामले में स्थिति कैसे बदलेगी। बेलारूस ने अनुमति दे दी है, बेलारूस से हमला होगा, मिसाइल हमला होगा और इससे स्थिति कैसे बदल जाएगी इसको जरा समझिए। बेलारूस भी अब जंग में शामिल हो गया है। क्या ये एक सीधे ऑफिशियल अनाउंसमेंट है दैट वी आर पार्ट ऑफ द वॉर, मतलब हम इस जंग में शामिल हो गए, रूस की तरफ से शामिल हो गए, हम मिसाइल हमला करेंगे। इसे जरा समझाइए मेरे रहने से बात जल्दी से, उसके बाद मैं दूसरी खबर पे जाऊं। देखो ये तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी है कि जिस प्रकार से बेलारूस डायरेक्ट आ गया है, और ऐसे में मुझे लगता है कि जो अमेरिका है, नेटो कंट्रीज हैं, बेलारूस पे भी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे। मगर लड़ाई में क्या इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर वहां से मिसाइल दागी जाती हैं तो क्यों ना क्यों ऐसा हो रहा है कीव और खार्किव एक बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अभी तक ब्रेक नहीं हुई। अगर आपको मैं बताऊं खार्किव जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है यूक्रेन की और ईस्ट यूक्रेन के साथ है, मगर आज तक रूस खार्किव को नहीं जीत पाया है। 2 बार खार्किव लेने का दावा किया, उसके बाद यूक्रेन की फौजों ने फिर ले लिया। इसी प्रकार जो कीव है वो मुझे लगता है काफी लड़ाई चलेगी। ऐसे में बेलारूस से अगर मिसाइल दागने का परमिशन मिलकर या वो पार्ट लेता है तो इस युद्ध में लगता है इस युद्ध का मोड़ मुड़ जाएगा, और लगता है कि जो रेजिस्टेंस आ रहा कीव से उसमें कमी होगी क्योंकि ज्यादा मिसाइल फायर होगी। मगर इसका इंपैक्ट होगा क्योंकि नेटो और अमेरिका देख रहा है कि रूस की तरफ से बेलारूस आ गया और बेलारूस पे भी बहुत इकोनॉमिक सैंक्शन आ जाएंगे। आज वो बेलारूस जो है रूस का बिल्कुल नजदीक आ गया। हो सकता है इसका अगला स्टेप क्या लेगा यूरोप और नेटो और यूरोप, वो देखने वाली चीजें हैं। मगर सच्चाई ये है कि ये एक नया मोड़ ले लिया लड़ाई ने कि बेलारूस खुल के आ गया है रूस के साथ। मुझे एक और बड़ी खबर आपको बता देती हूं हमारे दर्शकों को कि रूस का अमेरिका पर भी बड़ा आरोप है। रूस जो लगातार इस जंग में, और आज क्योंकि रूस और बेलारूस के राष्ट्राध्यक्ष मिले हैं, रूस ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया है कि सैनिकों को ट्रेन कर रहा है अमेरिका। रूस कह रहा है कि सैनिकों को ट्रेन कर रहा है। आरोपों के साथ वीडियो जारी किया है। जो वीडियो जारी किया है उस वीडियो को दिखाइए कि कैसे रूस का कहना है कि अमेरिका अपने सैनिकों को ट्रेन कर रहा है और इसी युद्ध के लिए ट्रेन कर रहा है। रूस ने यह वीडियो जारी किया है, सैनिकों को ट्रेनिंग का यह वीडियो जारी किया और कहा है कि देखिए अमेरिकी सेना अब इस युद्ध में क्या शामिल होने की तैयारी कर रही है, क्योंकि रूस इस बात को लेकर लगातार कहता रहा कि अगर नाटो की सेना आई, अगर अमेरिका ने सेना अपनी भेजी तो यह फुल फ्लेजेड वॉर होगी, यह सीधे सीधे युद्ध का ऐलान होगा अमेरिका की तरफ से और नाटो की तरफ से। यह वीडियो रूस ने जारी किया। यह बता दूं आपको, सैनिकों को ट्रेनिंग देते हुए यह वीडियो जारी किया गया है और यह कहा गया है कि अमेरिकी सैनिक इस युद्ध में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और अगर ऐसा होगा तो सोचिए कि कैसे सीधे सीधे अमेरिका इस जंग में उतर गया है, यह कहना है रूस का। यानी अगर अमेरिका इस जंग में उतरेगा तो इसमें
रूस वर्सेस अमेरिका की स्थिति होगी और फिर यह फुल फ्लेजेड वॉर होगी, यह भी कहा जा रहा है। मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं, ये तस्वीरें जो रूस ने जारी की है अमेरिकी सैनिकों की ट्रेनिंग की, ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। इसी के साथ साथ जरा बता देते हैं कि एक बड़ा खतरा जो अब इस वक्त यूक्रेन पर मंडरा रहा है वो रूस से गैस और तेल की सप्लाई ना होने का। अगर पुतिन ये तय कर ले कि वो अब गैस और तेल की सप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी रूस सप्लाई कर रहा है, लेकिन अगर ये सप्लाई बंद होगी और यूरोप को बंद होगी तो उसका असर क्या होगा ये एक बार समझ लेते हैं। पुतिन ने अगर गैस रोकी तो अमेरिका की रूसी तेल गैस आयात पर पूरी तरह से रोक का ऐलान कर दिया है। ब्रिटेन ने भी कह दिया कि साल अंत तक वो पूरी तरह से रूस से जो तेल आता है उससे किनारा कर लेंगे। यूरोपियन यूनियन रूसी गैस आयात में कटौती करेगा, ये यूरोपियन यूनियन भी कह चुका है, लेकिन ये नहीं कहा कि हम पूरी तरह से बंद कर देंगे। क्यों नहीं कह पा रहा है वो भी आपको बताऊंगी। रूस दुनिया में तेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। हर रोज 5 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन रूस करता है और इसमें से आधी मात्रा, सोचिए इसका हाफ यूरोप को जाता है। अब सबसे ज्यादा नुकसान यूरोप को होगा अगर तेल और गैस का सप्लाई रूस ने बंद कर दिया। जो यूरोपियन यूनियन है वो 40% गैस के लिए रूस पर निर्भर है। अमेरिका रूस पर निर्भर नहीं है, उसका सिर्फ 3% तेल का निर्यात 2020 में उसने रूस से किया था, तो अमेरिका तो निर्भर है नहीं। अमेरिका तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऐसे में चांदी किसकी होने वाली है? अगर यूरोप में स्थिति खराब हुई तो यूरोप अमेरिका पर तेल और गैस के लिए निर्भर हो जाएगा। क्या अमेरिका यही स्थिति चाह रहा है? क्या उसके लिए चांदी होगी? अमेरिका से आने वाला तेल का दाम बढ़ जाएगा, यानी जो चांदी होनी है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की होनी है। अब सोचिए जरा कि अगर तेल और गैस जो रूस से आ रहा था वो अब इनसे लेगा तो क्या होगा। मेरे रहने से बात जल्दी से कमेंट कीजिए, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना है। मेरे रहने से बात बिल्कुल यही बात हम कर रहे थे। तो चित्रा की सच्चाई यह है कि जो अमेरिका है उसकी हर तरफ से जीत है। जिस प्रकार से ऑयल और गैस की पूरी मार्केट लेना चाहता है, वो यूरोप की हथियार बेचना चाहता है। तो ये लड़ाई है ऐसी कि लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन वर्सेस रशिया और फायदा उठा रहा है अमेरिका और चीन। और अमेरिका कभी डायरेक्ट नहीं आएगा इस युद्ध में, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजेगा। वो देखेगा कि लड़ाई होगी यूक्रेन और रूस की, और फायदा उठेगा अमेरिका को। यूरोप का पूरा ऑयल और गैस वो बेचेगा और उसके बाद हथियार जिस प्रकार से सेल होनी स्टार्ट हुई है उसकी जो है इकोनॉमी कहते हैं 1% जीडीपी इंप्रूव हो जाएगी अमेरिका की इस लड़ाई के बाद। ठीक है, तो जो खबर हमारे पास आ रही है वो यही कि इस वक्त यूएनएससी की एक बैठक रूस ने बुलाई है, ये भी हमने आपको बताया है, और ये रासायनिक हमले को लेकर बुलाई है। अब यूएनएससी में अगर बैठक होती है तो क्या युद्ध को लेकर और युद्ध विराम को लेकर भी चर्चा होगी, ये बड़ी बात है। इस पर नजरें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जनरल से वाच। एक छोटा सा ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन यूक्रेन से जुड़ी हुई एक तस्वीर लगातार आपकी स्क्रीन पर रिपब्लिक भारत। महायुद्ध का 16वां दिन है, लगातार महायुद्ध जारी है। रूस यूक्रेन एक दूसरे पर हमलावर है और लगातार दोनों देश एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। रूस ये कह रहा है कि वो लगातार नुकसान पहुंचा रहा है